स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल मैथ कॉन्सेप्ट कोचिंग में। मैं हूं मंतोष फारत कलाल। आज दोस्त तगड़ा नहीं है क्या? आवाज़ ठीक ठाक नहीं लग रहा है दोस्तों। आज देखेंगे कि संसाधन का वर्गीकरण। इससे पहले हम जो संसाधन का परिचय बता चुके हैं और फर्स्ट क्लास अगर नहीं देखे हैं तो ये समझ में थोड़े कम आएंगे, इसलिए वो फर्स्ट क्लास भी देख लीजिए। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। संसाधन का वर्गीकरण। देखिए दोस्तों, संसाधन का जो वर्गीकरण होते हैं वो विभिन्न तरीके से होते हैं, विभिन्न स्तर पे होते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो है उपलब्धता के आधार पर है। तो उपलब्धता के आधार पर ये दो प्रकार के संसाधन होते हैं, प्रकृति प्रदत्त और मानव निर्मित संसाधन। और दूसरे तरीके से स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर क्या होता है, जैविक और अजैविक संसाधन। पुनः प्राप्ति के आधार पर होता है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। स्वामित्व के जो आधार पे, स्वामित्व के यानी कि अधिकार के आधार पे निजी, सामुदायिक और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। और विकास के स्तर पर संसाधन का जो विकास कैसे कैसे हुआ है उसके आधार पर कितने होते हैं। तो विकास के स्तर के आधार पर क्या होता है, संसाधन का 4 प्रकार है, संभाव्य, ज्ञात, भंडारित और संचित। तो इससे कुछ नहीं होगा, चलिए अलग अलग जानते हैं। ये तो वैसे वर्गीकरण का एक रूल नियम है, वो देखें, लेकिन इसको हम विस्तार पूर्वक चलिए इसी क्लास में पढ़ते हैं। तो अब है कि उपलब्धता के आधार पर क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, प्रकृति प्रदत्त और मानव निर्मित। तो हमारे पास यानी कि इस पर्यावरण में, इस वातावरण में वे संसाधन के साथ साथ उच्चावच, जलवायु जैसे भौगोलिक क्रियाएं जो मानव के क्रियाकलाप पर असर डालते हैं, जो मानव के क्रियाकलाप पर असर डालते हैं, उसे क्या कहा जाता है, प्रदत्त। कौन सा कहा जाता है संसाधन? प्रकृति प्रदत्त। अब कहिएगा ये क्या हुआ, नहीं समझे, अभी नहीं समझे। कोई भी देखिए जिसको मानव नहीं बनाते हैं, इससे पहले ही मानव, ये नहीं कि मानव बहुत सारे चीज़ बना लिए, मानव से पहले भी बहुत सारे संसाधन हैं। मानव कुछ नहीं करते हैं, उसी का नया रूप देते हैं। क्या करते हैं? रूप देते हैं या कुछ इन्वेंशन करते हैं। तो इन्वेंशन करने में भी प्राकृतिक संसाधन का ही इस्तेमाल करते हैं और उनसे नई चीज़ें बनाते हैं। तो वो सारे वस्तुएं जो पहले से ही हमारे पास उपलब्ध हैं, पहले से ही वातावरण में उपलब्ध हैं, वो सारे क्या कहलाएंगे? तो प्रकृति प्रदत्त संसाधन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तो प्रकृति प्रदत्त संसाधन कहलाएंगे। अब है मानव निर्मित संसाधन। बहुत आसान, जिसे वैसे संसाधन जिसे मानव ने बनाया, उसे क्या कहिएगा? तो क्या कहना है? तो मानव निर्मित संसाधन है। अभी जो आप मोबाइल से देख रहे हैं, ये क्या हुआ? मानव बनाया। कौन बनाए? मानव। ये मार्कर है तो किसने बनाया? मानव। कुछ भी, ये शर्ट है तो मानव बनाया। पहले संसाधन वो प्राकृतिक संसाधन से ही बने, लेकिन किसने बनाया? तो मानव। तो ऐसे संसाधन जिसको मानव बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मानव निर्मित संसाधन। अब दूसरा है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। इसका जो उत्पत्ति हुआ, मतलब ये उत्पन्न जो हुए, पैदे हुए, तो ये संसाधन जो पैदे होते हैं, तो ये इसका जो कितना प्रकार है, तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसका जैविक और अजैविक 2 प्रकार के ये उत्पत्ति के आधार पर संसाधन होते हैं। अब ये जैविक क्या हुआ? आप बायो में पढ़ते होंगे कि जैविक मतलब जैव, सजीव होता है और एक निर्जीव होता है। तो जैविक से क्या? सजीव। और अजैविक क्या होता है? निर्जीव। तो वातावरण में उपस्थित, ये इस पर्यावरण में उपस्थित, आपके चारों साइड में उपस्थित, आपके आसपास उपस्थित या आपसे दूर, ये वातावरण में कहीं भी हो, जो जीव हो, मतलब जो सजीव हो। अब सजीव क्या होता है? आप पढ़े हैं, बायो में पढ़े हैं, जिसमें क्या होता है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन की क्रियाएं जिसमें होती है, उसे क्या कहा जाता है? सजीव कहा जाता है। ये आप बच्चे के क्लास में ही पढ़े होंगे या अभी भी पढ़े होंगे, तो कोई खैर दिक्कत नहीं होगी, मैं बता ही दिया हूँ। तो ये सजीव होते हैं। तो दुनिया में उपस्थित सारे पदार्थ, सारे संसाधन जो सजीव है,
जिसमें जीव होती है उसे क्या कहा जाता है? ये जैविक संसाधन। और इसकी प्राप्ति जैव मंडल से होते हैं। कहाँ से होते हैं? जैव मंडल से होते हैं। अब जैव मंडल क्या हुआ? सजीव का मंडल, सजीव का वातावरण, जहाँ से वो उत्पन्न होंगे जैव मंडल कहलाते हैं। वहाँ से ये उत्पन्न होते हैं। कौन सा संसाधन उत्पन्न होते हैं? तो जैविक संसाधन उत्पन्न होते हैं। कौन होते हैं? जैविक संसाधन उत्पन्न होते हैं। अब एक सवाल पूछिएगा आप लोग कि ये जो जैविक संसाधन है नवीकरणीय है कि नहीं? तो सजीव क्या होता है? सजीव में प्रजनन की क्षमता होती है। ये आप बायो में पढ़ते होंगे, यहाँ पर भी पढ़ना होगा क्योंकि भूगोल है और भूगोल में सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है। मैथमेटिक्स हो, केमिस्ट्री और फिजिक्स हो, सबका संग्रह ही भूगोल कहलाता है। इस दुनिया के बारे में पढ़ना है। तो सजीव क्या होते हैं कि इनमें प्रजनन की क्षमता होती है और लगातार एक संसाधन दूसरे संसाधन बनाए। तो ये क्या हुआ? सतत ये जो नवीकरणीय जो दोबारा बनते रहे, वैसे संसाधन जो बनता रहे, एक बार आए फिर बनता रहे, तो उसे नवीकरणीय कहते हैं। आगे समझाएंगे। तो ये जो कहिएगा, ये जो जैविक संसाधन है, जैविक संसाधन क्या है? तो ये नवीकरणीय संसाधन भी है। ये जैविक संसाधन क्या है? नवीकरणीय संसाधन भी है। नवीकरणीय संसाधन भी ये जैविक संसाधन है। अब अजैविक समझते हैं। ये जैविक के अपोजिट यानी कि उल्टा क्या होता है? जैविक के अपोजिट अजैविक होता है। तो दुनिया में वो सारे, दुनिया में निर्जीव पदार्थों का समूह, या दुनिया में वैसे कोई भी पदार्थ हो जो निर्जीव हो, वो संसाधन क्या कहलाएंगे? अजैविक संसाधन कहलाएंगे। कौन कहलाएंगे? बैठ जाइए, अच्छी बात है। जो निर्जीव है, पहले ही लिख चुका हूँ कि जो निर्जीव, ठीक है, जो दुनिया में वो सारे संसाधन जो निर्जीव है, जिसमें जीव नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं? अजैविक संसाधन कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? अजैविक संसाधन कहलाते हैं। अब है पुनः प्राप्ति के आधार पर कौन कौन है? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय क्या हुआ? तो नवीकरणीय वैसे संसाधन को कहा जाता है कि जिसका एक बार इस्तेमाल करने के बाद फिर इस्तेमाल हो सके और उसका जो भंडार है वो सीमित ना हो। वैसे संसाधन जिसका भंडार सीमित ना हो और नए संसाधन बनते रहे, नए संसाधन की उत्पत्ति होते रहे, वे संसाधन क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन। जैसे सूर्य का प्रकाश आज अगर इस्तेमाल कर लिए तो आज ही नहीं सट जाएंगे, बहुत दिन तक चलेंगे। सूर्य की उम्र बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे संसाधन जो सीमित ना हो, जो क्या हो? सीमित ना हो और बार बार उसका इस्तेमाल कर सके, बार बार उसका उपयोग कर सकते हैं, वैसे संसाधन क्या? नवीकरणीय। और नदी का पानी, तो सूर्य का जो प्रकाश है या नदी का पानी जो लगातार रहे, अब कई जैव मंडल हैं वहाँ पे उत्पत्ति होते रहे, तो जब लगातार मिलते रहे हमें संसाधन, तो उसे कहते हैं सतत। क्या कहते हैं? सतत नवीकरणीय संसाधन। और कभी कभी होता क्या है, अगर गर्मी की माह हो तो सूर्य के प्रकाश ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं हमें, और ठंड की माह आ जाए तो कम, कभी ज़्यादा और कभी कम। ऐसे ही इसी तरह नदी में या पानी या कोई तालाब में हो तो गर्म के माह में सूख जाता है, या ठंड के माह में कभी क्या होता है कि अगर बरसात हो तो भर जाते हैं और बरसात ना हो तो क्या होते हैं? वो सूख जाते हैं। कभी क्या होता है कि बाढ़ आ जाती है, कभी क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है, तो कभी हानि पहुंचा देते हैं। तो ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? ऐसे नवीकरणीय संसाधन क्या कहलाते हैं? प्रवहनीय
प्रवहनीय नवीकरणीय संसाधन। प्रवहनीय नवीकरणीय संसाधन। चलिए अब अनवीकरणीय संसाधन समझ लेते हैं। जस्ट नवीकरणीय के अपोजिट होता है अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कि बताए कि ये जो नवीकरणीय संसाधन है वो सीमित ना रह के असीमित है, उसका कोई निश्चित नहीं है, भंडारित में निश्चित नहीं है कितना ही है। और ये जो अनवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन क्या है, ये निश्चित है, उसका भंडार क्या है, सीमित है। और इसको इस्तेमाल करने के बाद, ये अनवीकरणीय संसाधन को इस्तेमाल करने के बाद क्या होता है कि उसका दोबारा इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। और इसको जो बनने में अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन सबसे बड़ी समस्या ये इसी की है, जो अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं कि ये जो संसाधन है, ये अनवीकरणीय जो संसाधन है, इसको बनने में बहुत सारे वर्ष लग जाते हैं, हजारों वर्ष, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। क्या होता है, अनवीकरणीय संसाधन को पुनः बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। और इसे कोई भी भौतिक रासायनिक क्रिया द्वारा हम पुनः नहीं बना सकते हैं। इस संसाधन को एक बार खर्च करने के बाद अगर ये खर्च हो जाता है तो हम कोई भी भौतिक या रासायनिक कोई भी क्रिया ये दुनिया की तमाम वो चीज़ें लगा देंगे, तब भी ये संसाधन हमें फिर वापस नहीं आने वाले हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। और जैसे कोयले, पेट्रोलियम, कोयले जो है, ऐसा माना जाता है कि बहुत हजारों वर्ष पहले, एक बार क्या हजारों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर भूकंप आया होगा और पेड़ पौधे क्या हुए, गिर गया और उस पे धूलकण जाते जाते एक दाब बन गया। और ताप के कारण क्या हुआ, वो लकड़ी जो है कोयले में बदल गया। और अगर इस कोयले को हम जला देते हैं, इस कोयले का हम यूज कर लेते हैं, तो इस तरह का कोयला को बनने में फिर से हजारों वर्ष लग जाएंगे। फिर से क्या लग जाएंगे, हजारों वर्ष लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे, हजारों वर्ष लग जाएंगे। ऐसे ही पेट्रोलियम है। आप कहेंगे सर कोई जो धातु है, धातु तो भी खनिज से निकलते हैं। जी हाँ, तो धातु भी खनिज से निकलते हैं। कहेंगे कि उसका इस्तेमाल हम बार बार करते हैं। देखिए, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसका दूसरे रूप में, एक रूप में इस्तेमाल किए फिर बदल करके दूसरे रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, एक रूप में इस्तेमाल करते हैं फिर बदल करके दूसरे रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इसे नवीकरणीय नहीं कहेंगे, कहेंगे अनवीकरणीय ही। लेकिन चक्रण, ये क्या हुआ, चक्रण, परिचक्रण संसाधन कहलाते हैं। ये क्या होते हैं, चक्रण। और कुछ ऐसे भी संसाधन है जिसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर कोयले को हम जला देंगे या हम पेट्रोल को जला देंगे, तो फिर से इसे हम जलाने के बाद अगर ऐसा होता तो क्या कहते हैं कि गाड़ी में दे देते, एक दिन जल जाता, फिर देते, फिर जाते अपने यहाँ, जिसके यहाँ जाना हो, एक बार दे देते, अगर फिर जलाते, फिर चलो वापस अगर आता तो ऐसा होता। लेकिन ये तो अनवीकरणीय संसाधन आने वाला है, क्या नहीं आएगा। चलिए आगे का देख लेते। आगे का जो है क्या है, स्वामित्व के आधार पर। अरे बाप, आदमी का कर्तव्य नहीं देखता, अधिकार खाली। अब इतना पढ़ाए तो नज़र नहीं आएगा, अब लेकिन नज़र आएगा सबको कि आप कहने वाले क्या हैं। तो ये क्या है, स्वामित्व के आधार पर ये संसाधन का कितना प्रकार है वो पहले ही बता दिए हैं। और अभी क्या करेंगे, इस पर खुल करके चर्चा करेंगे। ये अधिकार के आधार पर क्या होता है, संसाधन को 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 4 भागों में, निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। चलिए, ये स्वामित्व अगर नहीं समझते हैं तो इसे अधिकार समझिए। अधिकार के आधार पर संसाधन
को कितने प्रकार में वर्गीकरण किया जाता है? तो 4 प्रकार में। अब निजी संसाधन क्या होते हैं? तो निजी जब भी नाम सुनते हैं ना, निजी जब भी आप नाम सुनते हैं तो पक्का आप समझ ही जाते हो मेरा खास है। तो ये जो संसाधन होते हैं निजी संसाधन, ये वैसे संसाधन जिस पर कुछ खास व्यक्ति का अधिकार होता है। क्या होता है? खास लोगों का ही अधिकार होता है, खास व्यक्ति का या खास समूह का ही अधिकार होता है। तो वैसे संसाधन को क्या कहा जाता है? निजी। मतलब कहने का कि आपका उस पर आप ही ठोका अधिकार है, बगल उगल वाला का नहीं। अगर बगल वाला का अधिकार हो जाए तो फिर क्या कहलाएंगे? सामुदायिक। क्या कहलाएंगे? सामुदायिक। और ये सामुदायिक तो वैसे संसाधन जिस पे समाज के सभी वर्ग, सभी धर्म जाति का इस पे अधिकार हो, इसका लाभ ले सके, तो वैसे संसाधन क्या कहलाते हैं? सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। अब राष्ट्रीय संसाधन क्या है? तो एक देश के अंतर्गत कोई भी संसाधन हो, देश के अंतर्गत कोई भी संसाधन हो तो उस पे क्या होता है? सरकार का अधिकार होता है। वो चाहे राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो। वो अगर कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, जैसे सड़क बनाना, पुल बनाना, तो वो कोई भी उसे रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय संसाधन है। देश की जो संसाधन होती है वो राष्ट्रीय संसाधन है, उस पे सरकार काम कर सकती है। जब सरकार इस पे पुल वगैरह बनाती है तो उसके बदले में क्या होते हैं? उसके बदले में वहाँ के लोगों को मुआवजा दे देते हैं। क्या देते हैं? उसके बदले में मुआवजा देते हैं। और ये कर्तव्य बनता है, सरकार कर्तव्य निभाते हैं कि नहीं, अगर इसे हम यहाँ से हटा रहे हैं तो कहाँ बसेंगे, तो उसके स्थान पर क्या किया जाता है कि उसे मुआवजा दिया जाता है कि आप यहाँ से। कभी कभी होता क्या है कि नदी तट में हमें टरबाइन लगाना होता है, या नदी तट में सुनामी आ जाती है, तो उसके कारण क्या होते हैं? उसके कारण सरकार उसे हटा देती है। तो सरकार का हर संसाधन पे क्या है? अधिकार है। देश के कोई भी ऐसा संसाधन नहीं है जिस पे सरकार की अधिकार ना हो, कुछ भी। तो ये देश के अंतर्गत आने वाले संसाधन क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। और देश के ही नहीं, समुद्र में क्या होता है? आपको पता है कि ये जो दुनिया बनी है, दुनिया में क्या है कि 71% क्या है? ये दुनिया में 71% क्या है? जल की मात्रा है, और 29% क्या है? स्थल है। 29% क्या है? स्थल है। तो जहाँ समुद्र रहती है, समुद्र जिस साइड में रहे, और वहाँ पे कोई देश पड़ता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा और ख़ास करके ही पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान में रख लीजिए कि समुद्र देश से क्या होता है कि 12 मील। ये मील कौन सा? 2 प्रकार का, एक समुद्री मील होता है, मात्रक है। अगर इसे हम किलोमीटर में कहें तो 19.2 किलोमीटर होता है। तो किसी देश से 19.2 किलोमीटर तक का जो ये नदी है, इस नदी में मछली हो या कोई वगैरह खनिज हो, तो ये खनिज जो संसाधन है ये किसका संसाधन कहलाएंगे? तो उसके साइड का जो देश है, ठीक है, ये क्षेत्र क्या कहलाएंगे? राष्ट्रीय क्षेत्र कहलाएंगे। समुद्र में जो देश हैं, और यही आपको पूछ देता है कि समुद्र में कितने किलोमीटर तक किसी देश का अधिकार या किसी देश का संसाधन रहता है। तो कितना होता है? 19.2 किलोमीटर तक किसी देश का क्षेत्र है संसाधन का। क्या है? संसाधन का क्षेत्र है। ये याद रख लीजिए। इसके अंतर्गत चाहे वो धातु निकाले, आपको पता है कि ये जो पेट्रोलियम है कभी कहीं से कहीं है, हमारे ज़मीन के अंदर भी है और समुद्र के अंदर भी है। तो इनके यहाँ पे जो भी निकले 12 मील तक की दूरी पर
यानी कि 19.2 किलोमीटर तक की दूरी पर जो भी संसाधन निकले ये देश के संसाधन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? देश के संसाधन कहलाएंगे। अब राष्ट्रीय संसाधन समझ गए। अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो संसाधन है ये संसाधन क्या है। तो जैसा कि पता है कि ये जो दुनिया है 71% जल है और 29% स्थल है। तो अगर स्थल के पर का हम सिर्फ संसाधन का इस्तेमाल करें, सिर्फ स्थल का ही संसाधन का इस्तेमाल करेंगे तो पता चलेगा कि हम आदमी को आदमी खा रहे हैं। इसलिए होता क्या है कि इतना जो हमारा क्षेत्रफल है 71%, इसमें क्या है? पानी ही पानी है। तो पानी ही पानी है, तो इसमें जो संसाधन होते हैं, जो भी खनिज होते हैं, तो इस पर क्या होगा? अगर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन या ऐसे रूल नियम नहीं रहेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। वो कहेगा हम लेंगे, वो कहेगा हम लेंगे, तो वो कहेगा हम लेंगे। तो इसीलिए ये जो कुछ रूल नियम के अनुसार ये संसाधन होते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से होता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है, उसको सौंप दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि आप जिसको देना चाहते हैं दीजिए। तो पूरे दुनिया में एक संगठन बनती है और उसके अंतर्गत जो संसाधन आते हैं, उस पे जो अधिकार करते हैं, वो संस्था जिस पे अधिकार करती है वो क्या कहलाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। और एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि ये जो अपवार्जक क्षेत्र है ये किसी देश से कितने किलोमीटर दूर पे रहते हैं? तो 200, किसी देश से 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अपमार्जक क्षेत्र माना जाता है। समुद्री तट से 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को, समुद्री तट से 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता, क्या माना जाता है? अपमार्जक क्षेत्र माना जाता है। चलिए इस क्लास में इतना ही, आपको फिर से मिलेंगे अगले क्लास में इसी तरह।